Hello and welcome back all of you. This is part 2 of the video lecture of oral surgery. हम लोग oral surgery में ट्रॉमेटिक इंजरीज ऑफ मैक्सिलोफेशियल रीजन एंड जॉस पढ़ रहे थे। उसमें हम लोगों ने अभी तक मैंडिबुलर फ्रैक्चर के क्लासिफिकेशंस एटसेट्रा पढ़ लिया था और मैनेजमेंट ऑफ मैंडिबुलर फ्रैक्चर हमारा बचा हुआ था। तो शुरू करते हैं हम लोग मैनेजमेंट ऑफ मैंडिबुलर फ्रैक्चर। मैनेजमेंट ऑफ मैंडिबुलर फ्रैक्चर दो टाइप से हम लोग करते हैं, एक तो वाया रिडक्शन मेथड एंड दूसरा इज सेकेंड इज फिक्सेशन मेथड। रिडक्शन में हम लोग क्लोज रिडक्शन एंड ओपन रिडक्शन मेथड अप्लाई लेते हैं और फिक्सेशन में नॉन रिजिड वायर से फिक्सेशन करते हैं या फिर सेमी रिजिड वायर या लेग स्क्रूज से एंड रिजिड डीसीपी से। तो क्लोज रिडक्शन के इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या क्या हैं वो हम लोग देख लेते हैं। क्लोज रिडक्शन के इंडिकेशंस क्या है? नॉन डिस्प्लेस्ड फेवरेबल फ्रैक्चर के केस में होगा क्लोज रिडक्शन, ग्रॉसली कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर के केस में, एट्रोफिक मैंडिबल के केस में, फ्रैक्चर इन मैंडिबल, टूथ बर्ड फ्रैक्चर इन चिल्ड्रन, टूथ बर्ड एंड कॉन्डाइलर फ्रैक्चर के केस में हम लोग क्लोज रिडक्शन करेंगे। कॉन्ट्रा इंडिकेशन का क्या है इसके? जहां हिस्ट्री ऑफ सीजर्स हो, पेशेंट को सीजर से क्या अटैक आते हो, पल्मोनरी फंक्शन कॉम्प्रोमाइज हो जैसे कि आजमा एटसेट्रा हो, साइकाइट्रिक कंडीशंस हो या जीआई डिसऑर्डर हो, इसमें हम लोग कॉन्ट्रा इंडिकेट करेंगे क्लोज रिडक्शन को। एडवांटेज क्या है क्लोज रिडक्शन के? ये कंजर्वेटिव प्रोसीजर है, सर्जरी का कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, सर्जरी करने की वो प्रोसेस नहीं कर रहे हैं हम लोग। कैन बी डन इन मेडिकली कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट ऑल्सो। डिसएडवांटेज क्या है? एयरवे कॉम्प्रोमाइज होगा क्लोज रिडक्शन में, फंक्शन का लॉस होगा, एयरवे भी कॉम्प्रोमाइज होगा, न्यूट्रिशन भी कॉम्प्रोमाइज होगा, अक्लूशन इज यूज्ड एज गाइड, स्पीच या सोशल इनकन्वीनियंस होगा एंड रिहैबिलिटेशन इज डिफिकल्ट। ठीक है, ये एक बार सुन के दिमाग में रख लेना। अब आते हैं क्लोज रिडक्शन। क्लोज रिडक्शन ना वेरियस वायर्स के थ्रू करते हैं, उनमें से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने चुना है और उसको शॉर्ट में लिखा है। तो पहला है आर्च बायर फिक्सेशन। आर्च बायर फिक्सेशन कहाँ से कहाँ तक करते हैं? फ्रॉम फर्स्ट मोलर टू फर्स्ट मोलर, दोनों आर्च के, अपोजिट आर्च के। ठीक है, एंड इट टक्ड इन इंटरप्रॉक्सिमल स्पेस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड मोलर। अब वायर है तो उसका कुछ एंड भी होगा, तो उस एंड को फर्स्ट और सेकंड मोलर के बीच के इंटरप्रॉक्सिमल स्पेस में हम लोग टक कर देते हैं, फोर्स घुसा देते हैं। ठीक है, वहां पे उसको फिक्स कर देते हैं। वायर कौन सा यूज करेंगे हम लोग? 27 गेज स्टेनलेस स्टील वायर यूज करते हैं हम लोग। मेथड ये सबसे वेरी स्टेबल मेथड ऑफ वायरिंग, ये वायरिंग का बहुत स्टेबल मेथड है। आर्च बार फिक्सेशन, आर्च बार फिक्सेशन को पढ़ लिया हम लोगों ने, वेरी स्टेबल मेथड ऑफ वायरिंग। सेकंड इज ब्रिडल वायर। ब्रिडल वायर किस चीज के लिए यूज करते हैं हम लोग? टेम्परेरी स्टेबलाइजेशन ऑफ फ्रैक्चर्ड सेगमेंट, जो फ्रैक्चर्ड सेगमेंट है उनकी टेम्परेरी स्टेबलाइजेशन के लिए। फिगर ऑफ वे 8 किस में यूज करेंगे हम लोग? फिगर ऑफ 8 यूज करेंगे हम लोग डेंटो एल्व्यूलर फ्रैक्चर के केस में, डेंटो एल्व्यूलर फ्रैक्चर के केस में फिगर ऑफ 8 यूज करेंगे हम लोग। सेकेंड इज नेक्स्ट इज गिलमर्स वायरिंग। गिलमर्स वायरिंग क्या है? वन ऑफ द मोस्ट सिंपल मेथड ऑफ वायरिंग। सबसे सिंपल मेथड वायरिंग का क्या कौन है? गिलमर्स वायरिंग। इफ पेशेंट हैव एनफ टूथ टू सपोर्ट वायरिंग, अगर ओरल कैविटी में एनफ टूथ है जो वायरिंग को सपोर्ट करेगा तो हम लोग गिलमर्स वायरिंग से वहां पे अप्रोक्सीमेशन करते हैं। नेक्स्ट इज आईलेट्स वायरिंग, वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड ऑफ वायरिंग। दिस इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड वायरिंग, आईलेट्स वायरिंग, एंड सिंपल इज गिलमर्स वायरिंग एंड कॉमनली यूज्ड इज आईलेट्स वायरिंग। अब आते हैं हम लोग ओपन रिडक्शन पे। एक टॉपिक है यूज ऑफ स्प्लिंट्स फॉर फिक्सिंग फ्रैक्चर्स। स्प्लिंट्स का यूज करके फ्रैक्चर को फिक्स करने के लिए जो स्प्लिंट यूज होता है वो एक्रिलिक या कास्ट मेटल का बना यूज होता है। फिक्सेशन ऑफ फ्रैक्चर के लिए हम यूज कर सकते हैं। इस स्प्लिंट को फैब्रिकेट करने के लिए ना हमें पेशेंट के डेंटिशन का इंप्रेशन लेना पड़ता है। पहला इसका इंडिकेशन क्या है? फ्रैक्चर्स ऑफ मैंडिबल इन चिल्ड्रन में ना वायरिंग हो नहीं सकता है, कैन नॉट बी डन एज एनाटमी ऑफ टूथ डज नॉट अलाउ वायरिंग। चिल्ड्रंस में वायरिंग उनके टूथ के एनाटमी की वजह से हम नहीं कर पाते हैं। सर्वाइकल एस्पेक्ट ऑफ द टूथ इज वाइड एंड इट टेपर्स टुवर्ड्स द ऑक्लूशल पार्ट ऑफ द टूथ। सर्वाइकल एस्पेक्ट जो है वो वाइड होता है बच्चों का। दिस एनाटमिकल एस्पेक्ट डज नॉट अलाउ रिटेंशन ऑफ वायर अराउंड द टूथ। सर्वाइकल एस्पेक्ट वो वाइड है और ऊपर जाके जो है वो टेपर हो रहा है, ठीक है, पतला हो रहा है। इसकी वजह से ना जो वायर है ना वो अपनी जगह पे रिटेन नहीं होगा। इसके साथ साथ स्प्लिंट का हम लोग कहाँ यूज करेंगे? ई टेंचुलस मैंडिबल के केस में। ठीक है, स्प्लिंट बच्चों में और ई टेंचुलस मैंडिबल के केस में यूज करेंगे।
और एक्रेलिक स्प्लिंट को पेशेंट के मुंह में, पेशेंट के ओरल कैविटी में जो है वो प्लेस कैसे करते हैं? सर्कममैंडिबुलर वायरिंग के थ्रू। एक्रेलिक स्प्लिंट को सर्कममैंडिबुलर वायरिंग के थ्रू पेशेंट के ओरल कैविटी में लगाते हैं। ठीक है, सर्कममैंडिबुलर वायरिंग फॉर अटैचिंग दिस एक्रेलिक स्प्लिंट टू द मैंडिबल, सर्कममैंडिबुलर वायरिंग इज रिक्वायर्ड। इतना ही जानते हैं अभी हम। अब आते हैं हम लोग ओपन रिडक्शन पे। ठीक है, ओपन रिडक्शन का हम लोग देख लेते हैं एडवांटेज, इंडिकेशंस, डिसएडवांटेज, ये सब। उसके बाद ओपन रिडक्शन को हम लोग पढ़ेंगे, अप्रोचेज उसके। तो ओपन रिडक्शन के क्या है एडवांटेजेस? अनफेवरेबल या डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर के केस में हम लोग ओपन रिडक्शन करते हैं। अनफेवरेबल या डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर हो, या फिर पैन फेशियल फ्रैक्चर हो, पूरी ओरल कैविटी के फ्रैक्चर हो, नन यूनाइटेड फ्रैक्चर हो, फ्रैक्चर होने के बाद बोन पीसेस सेपरेट हो गए हैं, मैल यूनाइटेड फ्रैक्चर हो, फ्रैक्चर किसी अलग जगह जुट गया हो, या अक्लूजन इज नॉट अचीव्ड बाय क्लोज रिडक्शन, हम क्लोज रिडक्शन के थ्रू ट्रीटमेंट कर नहीं पा रहे हैं, इसीलिए। कॉन्ट्राइंडिकेशन, मेडिकली अनफिट पेशेंट में एडवांटेज क्या है? एनाटमिक रिडक्शन होता है क्लोज्ड ओपन रिडक्शन से। दूसरा, फिक्सेशन इन डिजायर्ड पोजीशन। अब हम लोग सर्जिकली फिक्स कर रहे हैं, ओपन करके साइट को देख रहे हैं, तो हम लोग डिजायरेबल रिजल्ट अचीव करेंगे उससे। रिटर्न ऑफ फंक्शन अर्लियर, फंक्शन जल्दी हीलिंग होगी, फंक्शन जल्दी रिस्टोर होगा पेशेंट का। नो एयरवे कॉम्प्रोमाइज, नो न्यूट्रिशनल कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है? सर्जिकल प्रोसीजर है, प्रोसीजर के कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी होंगे। ये हो गया एडवांटेज डिसएडवांटेज। अब पढ़ते हैं हम लोग सर्जिकल अप्रोचेस टू द मैंडिबल। Symphysis, parasymphysis and body regions of the mandible may be approached through intraoral incision placed in labial mucosa. ओपन रिडक्शन के लिए हम लोग जो इंसिजन देते हैं ना, वो लेबियल म्यूकोजा में देते हैं और इंट्रा ओरली देते हैं। किसके लिए? सिम्फाइसिस, पैरासिम्फाइसिस एंड बॉडी ऑफ रीजन के लिए को रीच करने के लिए, ट्रीट करने के लिए हम लोग इंट्रा ओरल इंसिजन देंगे, लेबियल म्यूकोजा में देंगे। इंसिजन इज नॉट प्लेस्ड एट डेप्थ ऑफ वेस्टिब्यूल। डेप्थ ऑफ वेस्टिब्यूल में इंसिजन नहीं देते हम लोग। क्यों? बिकॉज इट काउजेज रिडक्शन ऑफ वेस्टिब्यूल डेप्थ। ऑल्सो फूड टेंड्स टू एक्यूमुलेट हेयर एंड इंटरफेयर्स विथ हीलिंग। ठीक है, लेबियल म्यूकोजा में देंगे, डेप्थ ऑफ वेस्टिब्यूल में इंसिजन नहीं देते, क्योंकि हीलिंग इंटरफेयर होता है, फूड की एक्यूमुलेशन होती है और वेस्टिब्यूल की डेप्थ कम हो जाती है। सिम्फाइसिस इज रीच थ्रू एन इंसिजन इन द सबमेंटल रीजन। सिम्फाइसिस को अगर ट्रीट करना है तो इंसिजन हमने सबमेंटल रीजन पे देना है। सिम्फाइसिस सबमेंटल में। बॉडी ऑफ मैंडिबल को अगर ट्रीट करना है तो सब मैंडिबुलर अप्रोच करेंगे। बॉडी ऑफ मैंडिबल के लिए सब मैंडिबुलर, सिम्फाइसिस के लिए सबमेंटल, सिममेंटल। ठीक है, थोड़ा मिल रहा है, रिलेट कर लेना। नेक्स्ट इज एंगल ऑफ मैंडिबल। अगर एंगल ऑफ मैंडिबल को ट्रीट करना है तो एंगल ऑफ मैंडिबल एक्स्ट्रा ओरली थ्रू सब मैंडिबुलर अप्रोच। ठीक है, तो एंगल ऑफ मैंडिबल एंड बॉडी ऑफ मैंडिबल के लिए सब मैंडिबुलर अप्रोच से करेंगे हम लोग, और इसको हम लोग रेजिडेंस इंसिजन भी कहते हैं, या फिर रेजिडेंस इंसिजन के थ्रू। रैमस को अगर ट्रीट करना हो तो रेट्रो मैंडिबुलर इंसिजन देते हैं हम लोग। रैमस के लिए रेट्रो मैंडिबुलर इंसिजन देते हैं। अब वायर ऑस्टियोसिंथेसिस। वंस फ्रैक्चर हैज बीन रिड्यूस्ड बाय ओपन रिडक्शन। एक बार अगर आपने फ्रैक्चर को रिड्यूस कर दिया, अप्रोक्सीमेट कर दिया ओपन रिडक्शन के बाद, मे बी फिक्स्ड विथ वायर्स टू स्टेबिलाइज इट। तो अब हम लोग इसे वायर से फिक्स करके स्टेबिलाइज कर सकते हैं ओपन रिडक्शन के बाद। वायर ऑस्टियोसिंथेसिस। इट इज अ नॉन रिजिड मेथड ऑफ फिक्सेशन एंड रिक्वायर्स इमोबिलाइजेशन विथ इंटरमैक्सिलरी फिक्सेशन फॉर 4 to 6 वीक्स। इसमें क्या होता है कि नॉन रिजिड मेथड है फिक्सेशन का, और इमोबिलाइज कराना है हमें 4 से 6 हफ्ते के लिए, 1 से 1.5 महीने के लिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरिंग टेक्निक आर मोनोकॉर्टिकल, बाइकॉर्टिकल वायरिंग एंड फिगर ऑफ 8 वायरिंग। अब वायर ऑस्टियोसिंथेसिस के लिए जो डिफरेंट टाइप ऑफ वायरिंग है वो है मोनोकॉर्टिकल वायरिंग, बाइकॉर्टिकल वायरिंग एंड फिगर ऑफ 8 वायरिंग। क्या होता है? होल को ड्रिल करेंगे आइदर साइड ऑफ फ्रैक्चर लाइन पे, दोनों साइड फ्रैक्चर के, यहाँ पे अगर फ्रैक्चर है तो होल ड्रिल करेंगे दोनों साइड फ्रैक्चर लाइन के एटलीस्ट 1 सेंटीमीटर अवे। ठीक है, क्यों? अगर पास में प्रेशर देंगे तो फ्रैक्चर और डिस्टर्ब होगा और ज़्यादा बढ़ेगा, तो एटलीस्ट 1 सेंटीमीटर अवे पे ड्रिल करते हैं दोनों साइड होल फ्रैक्चर के।
अंडर सेलाइन इरिगेशन 26 गेज स्टेनलेस स्टील का वायर करते हैं, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स को प्रिवेंट करेंगे हम लोग। एंड जॉज आर प्लेस्ड इन बाय इंटरमैक्सिलरी फिक्सेशन, और जॉज को प्लेस करेंगे इंटरमैक्सिलरी फिक्सेशन के थ्रू। अब नेक्स्ट है हमारा रिजिड फिक्सेशन। रिजिड फिक्सेशन है ना, स्पीजल पहले इंसान थे जिन्होंने यूज किया था फॉर द फ्रैक्चर ऑफ मैंडिबल इन मैक्सिलोफेशियल रीजन। रिजिड फिक्सेशन किसने दिया था? स्पीजल ने दिया था पहली बार रिजिड फिक्सेशन मैक्सिलोफेशियल रीजन में मैंडिबुला के फ्रैक्चर के लिए। प्लेट्स आर प्लेस्ड अलॉन्ग द लोअर बॉर्डर ऑफ मैंडिबल। इसमें क्या करते हैं हम लोग? मैंडिबल के लोअर बॉर्डर में प्लेट्स को प्लेस करते हैं। तो वेरियस टाइप्स ऑफ प्लेट होंगे, तीन टाइप ऑफ प्लेट प्लेस करते हैं, ठीक है, वो आगे पढ़ाऊंगी मैं। इसके लिए टेक्निक क्या है? फ्रैक्चर साइट कैन बी अप्रोच्ड इंट्राओरली या एक्स्ट्राओरली। रिजिड फिक्सेशन के लिए जो फ्रैक्चर साइट है उसको आइदर इंट्राओरली या एक्स्ट्राओरली अप्रोच करते हैं। सब पेरियोस्टल डाइसेक्शन टू विजुअलाइज फ्रैक्चर। सब पेरियोस्टल डाइसेक्शन करते हैं, रिमूव करते हैं स्ट्रक्चर को और विजुअलाइज करते हैं बोन जो फ्रैक्चर हुआ है। फ्रैक्चर एंड्स आर देन रिड्यूस्ड यूजिंग बोन होल्डिंग फोर्सेप्स। बोन होल्डिंग फोर्सेप्स के थ्रू फ्रैक्चर्ड बोन के पीस पार्ट्स को एक साथ लाते हैं और स्पेशलाइज्ड कंप्रेशन फोर्सेप्स या फिर कंप्रेशन फोर्सेप्स के थ्रू, ठीक है। तो बोन प्लेटिंग के लिए क्या होगा? तीन टाइप के बोन प्लेटिंग होंगे, सिंपल, नॉन कॉम्प्रेशन प्लेट्स एंड द मिनी प्लेट्स एंड कंप्रेशन प्लेट्स, ठीक है। इसके एडवांटेज क्या होंगे? It ensures bone plating ensures sufficient rigidity across the fracture site to obviate the need for intermaxillary fixation. पहला, it enables the patient to enjoy relatively normal diet and to maintain normal oral hygiene more easily. Bone plating के ये हो गए। Useful, it is useful in mentally challenged and physically handicapped patient. Bone plating के ये फायदे हो गए। When compression plates are used, they provide extremely rigid fixation and the bone healing takes place without the formation of intermediate callus. जब compression plate का यूज करते हैं तो एक तो healing जो हो रही है, bone healing takes place without the formation of intermediate callus. callus के formation के बिना bone की healing होगी। Whenever the compression plates are applied to the convex surface of the mandible at its lower border, there is tendency for the upper border and lingual plate to open up with the final tightening of the screw. Whenever the compression plates are applied to the convex surface of the mandible at its lower border, जब compression plate को mandible के lower border पे लगाते हैं हम लोग convex पे, there is tendency for the upper border and lingual plate to open up with the final tightening of the screw. screw की final tightening के साथ ओपन अप होना। दिस लीड्स टू डिस्टॉर्शन ऑफ अक्लूजन एज वेल एज ओपनिंग ऑफ द फ्रैक्चर लाइन, जिसकी वजह से फ्रैक्चर लाइन ओपन होगा, अक्लूजन डिस्टॉर्ट होगा। ऑन द अदर साइड, इन केस ऑफ बाइलेटरल फ्रैक्चर, टू अवॉइड दिस अटेंशन बैंड इन द फॉर्म ऑफ आर्च बार और मिनी प्लेट्स इज अप्लाइड एट द अपर बॉर्डर, ठीक है। Mini plate osteosynthesis can be used in all types of mandibular body fracture. सारे all types of mandibular body fracture में हम लोग mini plate osteosynthesis का यूज कर सकते हैं। It is only necessary to reflect periosteum from the outer plate of bone, which is an advantage when compared to transosseous wiring. अब प्लेट को फिक्स करने के लिए स्क्रू यूज करते हैं ना, तो उन स्क्रू की ऑप्टिमम लेंथ कितनी होती है? 4 mm होती है। ऑप्टिमम लेंथ ऑफ स्क्रू फॉर फिक्सेशन ऑफ प्लेट इन मैंडिबल इज 4 mm. दिस वन इज इंपॉर्टेंट। लैग स्क्रूज आर यूज टू इमोबिलाइज ऑब्लिक फ्रैक्चर्स। लैग स्क्रूज का क्यों यूज करते हैं हम लोग? ऑब्लिक फ्रैक्चर को इमोबिलाइज कराने के लिए। नेक्स्ट इज intermaxillary fixation. In presence of sufficient number of teeth, simple fracture of tooth bearing part of the mandible is adequately immobilized by IMF alone. जो simple fracture होता है tooth bearing mandible का, उसमें हम लोग intermaxillary fixation से immobilization achieve कर लेते हैं। Gilmore's direct method of wiring is simplest and rapid method of immobilizing jaw. इन सबको पीछे पढ़ाया है, एक और बार रिवाइज हो जाएगा आपका। Gilmore's direct method of wiring is simplest and rapid method of immobilizing jaw. Which is simplest and rapid? Gilmore's direct method. EV eyelid wiring or interdental eyelid wiring, above 5 eyelids are applied in upper and 5 in the lower jaw and then eyelids are connected, ठीक है। It's a further period of arch baths.
आर्च बार्स आर पर्टिकुलरली यूजफुल व्हेन द पेशेंट हैज एन इनसफिशिएंट नंबर ऑफ सुइटेबली शेप्ड टीथ। ठीक है, आर्च बार्स को तब हम लोग यूज करेंगे तो ज्यादा फायदा मिलेगा जब जो एडजेसेंट वाले टीथ है ना इनसफिशिएंट है, कम है, जिससे हम लोग बाकी वायर्स को अटैच करते हैं। हेल्दी टीथ वो इनसफिशिएंट इन नंबर है सुइटेबल और टू इनेबल इफेक्टिव इंटरडेंटल वायरिंग के लिए हमारे पास एम्पल अमाउंट ऑफ टीथ नहीं है अगर, तो हम लोग आर्च बार्स का यूज करते हैं। विंटर आर्च बार, जेलेंको, हेलेंको आर्च बार एंड एरिक टाइप ऑफ आर्च बार्स आर कॉमनली यूज्ड। एक कॉमन रूल है आर्च बार का, आर्च बार शुड नॉट क्रॉस द फ्रैक्चर लाइन एक्सेप्ट इन फ्यू अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर और ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। तो आर्च बार को फ्रैक्चर लाइन को क्रॉस नहीं करना है। आर्च बार वायरिंग में कभी आर्च बार फ्रैक्चर लाइन को क्रॉस नहीं करता एक्सेप्ट सम एक्सेप्शंस या ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर के केस में। बस इंडिकेशंस फॉर सिल्वर कैप स्प्लिंट। पहला, पेशेंट विद एक्सटेंसिव एंड एडवांस पेरियोडोंटल डिजीज। ऐसे पेशेंट जिसमें एक्सटेंसिव या एडवांस पेरियोडोंटल डिजीज होगा उनको हम लोग सिल्वर कैप स्प्लिंट देंगे। कैप स्प्लिंट इन दिस सिचुएशन विल स्प्लिंट ऑल द लूज टीथ टुगेदर एंड अलाउ द एप्लीकेशन ऑफ IMF। सिल्वर कैप स्प्लिंट किस केस में देंगे? पेरियोडोंटल डिजीज वाले पेशेंट के केस में देंगे, जिसमें ये क्या करेगा, सारे के सारे लूज टीथ को एक साथ स्प्लिंट करेगा और फिर हम IMF अप्लाई कर सकते हैं। When a portion of the body of mandible is missing together with substantial tissue loss, a cap splint will allow the remaining tooth-bearing segment to be maintained in their correct relationship। ठीक है, जब मैंडिबल का कोई पोर्शन ही मिसिंग हो, मतलब ज़्यादा फ्रैक्चर हो गया हो, उस केस में सब्सटैंशियल टिश्यू लॉस भी हो, मतलब फेस के पार्ट ही वो हो, मिसिंग हो, कुछ मैंडिबुलर बोन, कुछ सब्सटैंशियल टिश्यू, उस केस में सिल्वर कैप स्प्लिंट। टू प्रोवाइड प्रोलॉन्ग फिक्सेशन ऑन द मैंडिबुलर टीथ इन अ पेशेंट विद फ्रैक्चर्स ऑफ टूथ बियरिंग सेगमेंट एंड बायलेटरली डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर ऑफ कॉन्डाइलर नेक। ठीक है, तो सिल्वर कैप स्प्लिंट हम लोग और किस केस में देंगे? बायलेटरली डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर ऑफ कॉन्डाइलर नेक के केस में देंगे, और टूथ बियरिंग सेगमेंट का ही फ्रैक्चर हो गया हो तो, या फिर बायलेटरल डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर ऑफ कॉन्डाइलर नेक के केस में। नेक्स्ट इज ट्रांसओशियस वायरिंग। Transosseous wiring is direct wiring across the fracture line is an effective method of immobilizing fractures of body of mandible including the angle when a single lower border wire is applied to fracture site। क्या करना है ट्रांसवर्सेस वायरिंग में? जो फ्रैक्चर लाइन है उसके क्रॉस करके, उससे अक्रॉस होके हम लोग ये वायरिंग कर रहे हैं, और ये एक इफेक्टिव वे होगा इमोबिलाइज करने में। फ्रैक्चर अगर है बॉडी ऑफ द मैंडिबल और एंगल का, फ्रैक्चर बॉडी ऑफ द मैंडिबल और एंगल का है तो अक्रॉस द फ्रैक्चर जाकर हम लोग वायरिंग करते हैं, इसको ट्रांसओशियस वायरिंग कहते हैं। व्हेन अ सिंगल लोअर बॉर्डर वायर इज अप्लाइड टू अ फ्रैक्चर साइट, इसमें क्या करते हैं, सिंगल लोअर बॉर्डर वायर अप्लाई होती है फ्रैक्चर साइट पे, as well as it may be insufficient to stabilize the fracture owing to the tendency of the fragments to override। ये अगर इनसफिशियंट होता है कि हमने बांध तो दिया, अब क्या हो, स्टिल फ्रैक्चर सेगमेंट अपनी जगह से ओवरराइड कर जाए, बोन आगे को आके एक दूसरे पे चढ़ जाए। दिस कैन बी करेक्टेड बाय कम्बिंग अ कन्वेंशनल वायर विद अ सेकेंड फिगर ऑफ 8 वायर। तो ट्रांसओशियस वायरिंग के साथ हमने और क्या देना होता है? बाय कॉम्बिंग conventional wire with a second figure of 8 wire or by passing the transosseous wire through the length of stainless steel orthodontic tubing, या फिर orthodontic tubing के थ्रू let into a groove in outer cortical plate। ट्रांसओशियस वायरिंग को और ज़्यादा स्टेबलाइज करने के लिए एक तो फिगर ऑफ 8 वायर देंगे, कन्वेंशनल वायर विथ फिगर ऑफ 8 वायर देंगे, या फिर ट्रांसओशियस वायर जो होगा और बाय पासिंग द ट्रांसओशियस वायर थ्रू द लेंथ ऑफ द स्टेनलेस स्टील ऑर्थोडोंटिक ट्यूब आउटर कॉर्टिकल प्लेट में, ऑर्थोडोंटिक ट्यूबिंग वो करके। ठीक है, आउटर कॉर्टिकल प्लेट के ग्रूव में स्टेनलेस स्टील ऑर्थोडोंटिक ट्यूबिंग के थ्रू जो होगा वो वायर पास कराएंगे हम लोग थ्रू द लेंथ ऑफ, ट्रांसओशियस वायर को पास कराएंगे हम लोग स्टेनलेस स्टील ऑर्थोडोंटिक ट्यूबिंग के थ्रू। सर्कमफरेंशियल वायरिंग इज इंडिकेटेड इन सम ऑब्लिक फ्रैक्चर्स। कुछ ऑब्लिक फ्रैक्चर्स में, ऑब्लिक फ्रैक्चर्स के केस में सर्कमफरेंशियल वायरिंग करवाएंगे, सर्कमफरेंशियल वायरिंग करेंगे। ऑब्लिक फ्रैक्चर के केस में, बॉडी ऑफ मैंडिबल के ऑब्लिक फ्रैक्चर में सर्कमफरेंशियल वायरिंग होगी। बॉडी ऑफ मैंडिबल को ऑब्लिक फ्रैक्चर है तो सर्कमफरेंशियल वायरिंग करोगे आप। बेन थ्रस्ट स्प्लिंट इज द बेस्ट नोन एग्जाम्पल ऑफ बोन क्लैंप फॉर एक्सटर्नल फिक्सेशन, विच इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर
एक्सटर्नल फिक्सेशन, बेन थ्रस्ट स्प्लिंट is the best known example of bone clamp form of external fixation. Now one method is transfixation. Transfixation with Kirschner wire. Transfixation with Kirschner wire. Kirschner wires are widely used in orthopedic practice. ठीक है, widely use होता है ये orthopedic practice में, and in emergency situations they are used to provide a temporary stabilization for mandibular fracture. ट्रांसफिक्सेशन विथ कृष्णर वायर जो है किस में, टेम्परेरी स्टेबलाइजेशन ऑफ फ्रैक्चर्ड मैंडिबल के केस में, फ्रैक्चर्ड मैंडिबल का टेम्परेरी स्टेबलाइजेशन कराने के लिए हम लोग कृष्णर वायर का यूज करेंगे. फ्रैक्चर ऑफ ईडेंचुलस मैंडिबल कैन बी ट्रीटेड बाय गनिंग टाइप ऑफ स्प्लिंट्स. ईडेंचुलस मैंडिबल को कैसे ट्रीट करोगे आप, गनिंग टाइप ऑफ स्प्लिंट्स से. गनिंग स्प्लिंट्स आर मॉडिफाइड डेंचर्स. गनिंग स्प्लिंट्स क्या है, ये मॉडिफाइड डेंचर्स है विथ बाइट ब्लॉक्स इन प्लेस ऑफ मोलर टीथ एंड द स्पेस इन इंसाइजर एरिया टू फैसिलिटेट फीडिंग. अब गनिंग स्प्लिंट क्या है, गनिंग स्प्लिंट्स जो है एक मॉडिफाइड डेंचर है जिसमें मोलर्स की जगह पे बाइट ब्लॉक्स होते हैं और इंसाइजर्स की जगह पे जो होते हैं वो स्पेस खाली होते हैं फीडिंग को फैसिलिटेट करने के लिए. और ईडेंचुलस मैंडिबल के केस में हम लोग गनिंग टाइप ऑफ स्प्लिंट्स का यूज करते हैं. If the patient is completely edentulous, immobilization is carried out by attaching upper splint to the maxilla by peralveolar wires and the lowest splint into the mandibular body by circumferential wires. ठीक है, अपर के लिए peralveolar wires और लोअर के लिए circumferential wires का यूज करते हैं. IMF can then be affected by connecting the two splint with wire loops or elastic bonds. और फिर उसके बाद IMF हम लोग अचीव करेंगे by connecting these two splints, upper splints and lower splints with wire loops or elastic bonds. ठीक है, अपर के लिए पर एल्व्यूलर वायर्स, लोकल नीचे के लिए, लोअर के लिए सर्कमफेरेंशियल वायर्स से जो है हम लोग स्प्लिंट को अटैच कराएंगे मैक्सिला में और मैंडिबल में और इमोबिलाइजेशन अचीव करेंगे. इन केस ऑफ सब कॉन्डाइलर फ्रैक्चर इन चिल्ड्रन बिलो 10 years ऑफ एज, छोटे बच्चे जो 10 साल से भी छोटे हैं उनका जब सब कॉन्डाइलर फ्रैक्चर हो रहा हो उस केस में क्या करेंगे, नो इमोबिलाइजेशन एंड एक्टिव ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड इफ द अक्लूजन इज अनडिस्टर्ब्ड. अगर अक्लूजन अनडिस्टर्ब्ड है तो कोई ट्रीटमेंट या इमोबिलाइजेशन नहीं करेंगे हम लोग. अगर अक्लूजन डिस्टर्ब हो रहा है ऐसे बच्चों में, डिरेंज है, तो इंटरमैक्सिलरी फिक्सेशन करेंगे 7 से 10 दिनों के लिए विद इंटरमिटेंट एक्टिव माउथ ओपनिंग्स. माउथ ओपन बीच बीच में करवाएंगे और 7 से 10 दिन के लिए हम लोग इंटरमैक्सिलरी फिक्सेशन करवाएंगे. यूज ऑफ एक्रिलिक कैप स्प्लिंट्स. द यूज ऑफ एक्रिलिक कैप स्प्लिंट्स विथ सर्कमफरेंशियल वायलिंग इज द बेस्ट मेथड टू ट्रीट मैंडिबुलर फ्रैक्चर इन children. Which is the best method to treat mandibular fracture in children? The use of acrylic cap splints. Acrylic cap splints with circumferential wiring. Acrylic cap splints और circumferential wiring के थ्रू हम लोग बच्चों के मैंडिबुलर फ्रैक्चर को बेस्ट मेथड है ये ट्रीट करने का. Eburnation. Eburnation is seen with non-union of fractures and the radiograph shows rounding off and sclerosis of the bone ends. Eburnation में क्या हो रहा है, जब bone fractures का यूनियन नहीं होगा, जब bone fractures जुटेंगे नहीं तो eburnation शो होगा हमें रेडियोग्राफ में, जिसमें क्या दिखेगा, राउंडिंग ऑफ एंड स्क्लेरोसिस ऑफ बोन एंड्स. राउंडिंग ऑफ एंड स्क्लेरोसिस दिखेगा बोन एंड्स से. तो ये था आपका मैंडिबुलर फ्रैक्चर. ये शॉर्टेस्ट और इजीएस्ट वे था जिसमें मैंडिबुलर फ्रैक्चर हम लोग कर सकते थे. अगर हम लोग पूरा मैंडिबुलर फ्रैक्चर करने जाएं अगर ना, तो मतलब बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा है, हर कुछ पे बहुत ज़्यादा डिफाइंड किया गया है उसको. तो ये इजीएस्ट मैंडिबुलर फ्रैक्चर ऐसे ही ख़त्म हो सकता था जैसे हमने किया है. तो ऐसे शॉर्ट में बुलेट पॉइंट्स के साथ हमारा मैंडिबुलर फ्रैक्चर फिनिश हुआ. अब मैक्सिलरी फ्रैक्चर बचता है, मिडल थर्ड, और उसका 2 और फ्रैक्चर बचते हैं, वो दोनों करेंगे हम लोग 2 और लेक्चर्स में. उसके साथ साथ इमरजेंसी कंडीशन ओरल सर्जरी का उसका लेक्चर करेंगे हम लोग. ये 2 हो जाएगा, ये दोनों करेंगे. उसके बाद थर्ड हमारा है, एक तो एक्सोडोंशिया है और माइनर ओरल सर्जरीज है, उसी में एक्सोडोंशिया भी आता है. ठीक है, पहले ये सारे फ्रैक्चर वाले और वो ओएस में जो इमरजेंसी आएगी उन दोनों को देखते हैं, आज फिनिश करते हैं. उसके बाद कल देखेंगे ओएस में क्या करेंगे. अच्छे से पढ़ लेना.
अगर एग्ज़ाम का डेट बढ़ गया तो सारे टॉपिक्स मैं बहुत अच्छे से क्लियर करवा पाऊँगी। और अगर डेट नहीं बढ़ा ना, यकीन मानो इससे अच्छा तरीका नहीं होगा, इससे ज़्यादा और शॉर्ट में या नहीं करवा पाएंगे हम लोग, नहीं कर पाएंगे। और लॉन्ग में तो मतलब इम्पॉसिबल है फिनिश करना किसी भी चीज़ को, बस 5 दिनों के अंदर तो इम्पॉसिबल है। तो ऐसे ही बस टच करेंगे, क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा दिमाग लगाना, थोड़ा रिलेट करना, शायद आंसर हो जाए, या आंसर हो जाएगा अगर आप दिमाग लगाओगे, रिलेट करोगे तो। ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम एंड आई होप कि डेट बढ़ जाए तो हम लोग और अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएँ और अच्छे से सारे टॉपिक्स को क्लियर कर पाएंगे फिर हम लोग। और अभी अगर डेट नहीं बढ़ रहा है तो यही वे है टॉपिक्स को टच करते हुए निकलने का, वरना बहुत कुछ अनटच्ड रह जाएगा हमारा। थैंकिंग यू एंड ऑल द बेस्ट। प्रिपेयर वेल, प्रिपेयर हार्ड।